वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हमारी जो क्लास चल रही थी ना, वो चल रही थी मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन की आज क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में हमने पढ़ा था किसके बारे में? रेक्टेंगल के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे, रेक्टेंगल हमने क्लास नंबर 1 में पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है पहले ये देखिए। स्क्वायर होता क्या है, चलो स्क्वायर निकालते हैं पहले। ये हम स्क्वायर्स हमारा भी आ जाता है। ठीक, ये है हमारा स्क्वायर, इसको बोला जाता है हिंदी में वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे आज, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की। ईच साइड क्या होती है? इक्वल। पहली बात तो ये है भी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग कहा जाता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है और ये भी भुजा ए है। रेक्टेंगल और इसमें डिफरेंस पता लग गया होगा आपको। उसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, मींस उसकी ऑपोजिट भुजाएं, ऑपोजिट मींस विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें सारी की सारी बराबर होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, पहली बात आपने याद क्या रखनी है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या हैं? बराबर होती हैं। पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है, पहली इसकी विशेषता ये है। वर्ग और स्क्वायर, वर्ग और स्क्वायर, इंग्लिश में स्क्वायर, हिंदी में वर्ग। रेक्टेंगल से डिफरेंट कैसे होता है? इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, दूसरा इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। प्रत्येक एंगल, ईच एंगल, तो प्रत्येक कोण होता है इसका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और यदि आपसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का भी बोला जाए, आयत का भी बोला जाए, तो वो भी 90 डिग्री होती है। ये इनमें क्या सिमिलैरिटी है? हर एक एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ये भी 90, ये भी और ये भी 90। ठीक है, ईच साइड इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री। ये रेक्टेंगल में भी यही बात थी। थर्ड क्या होता है किसमें? वर्ग में, स्क्वायर में। इसमें जो डायगोनल होते हैं दो, वो भी आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे। जो इसके डायगोनल होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ईच डायगोनल, या बहुत डायगोनल कर लो, ईच करोगे तो समझ नहीं पाओगे। बहुत डायगोनल, बहुत मतलब दो ही होते हैं ना। देखो इसमें भी दो डायगोनल होंगे और रेक्टेंगल में भी दो डायगोनल होंगे। डायगोनल दोनों में ही दो दो होते हैं। ठीक है, बोथ डायगोनल, बोथ मतलब दोनों, बोथ डायगोनल, बोथ डायगोनल आर इक्वल। दोनों के दोनों डायगोनल क्या होंगे? बराबर होंगे, समान होंगे। डायगोनल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ऑपोजिट वर्टेक्स को जब आप मिलाते हो तो क्या बन जाएगा? डायगोनल बन जाएगा। डायगोनल आपको अलग से बता देता हूं। ये बना मेरा स्क्वायर, ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, और इसको जब मैं मिलाऊंगा आपस में, यदि मैंने इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ मिलाया तो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया विकर्ण, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल। इसको और इसको मिलाऊंगा तो ये मेरा क्या आ गया? सेकंड डायगोनल। तो एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, तो ये भी क्या मेरा? विकर्ण है। विकर्ण मतलब इंग्लिश में इसको डायगोनल बोला जाता है। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, तो ये सी है। तो एक मेरा डायगोनल हुआ ए सी, ए से लेके सी तक। ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बी से लेके डी तक ये मेरा हुआ दूसरा डायगोनल, दूसरा विकर्ण। तो ए सी और बी डी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो ए सी डायगोनल है तो बी डी डायगोनल है, और ए सी और बी डी आपस में इक्वल होते हैं। ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस ईच साइड, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तीनों बातें, ये तीनों खासियत किसकी हैं? वर्ग की, स्क्वायर की। ठीक है, तो ये इसमें क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। ठीक है, और चौथा क्या होता है? इसमें भी दो ट्रायंगल्स बनेंगी, मींस ओवरऑल 4 ट्रायंगल्स बनेंगी जब हम दो डायगोनल बना देते हैं। 1 2 3 और 4 ट्रायंगल्स कितनी बन रही हैं? 4 बन रही हैं। लेकिन एक डायगोनल, यदि हम एक डायगोनल खींचें, यदि एक डायगोनल ड्रा करते हैं, तो एक डायगोनल पूरे वर्ग को में दो क्या बनाता है?
एक डायगोनल यदि हम स्क्वायर में ड्रॉ करते हैं तो वो दो ट्रायंगल्स बनाएगा, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगी। ये भी समकोण होगी, ये भी समकोण होगी। जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया इसका आएगा। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट मैं क्लास नंबर 1 में बता चुका हूं। मींस जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो यदि दोनों डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी, 4 ट्रायंगल्स, और चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। यहां पर दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, किसकी, वर्ग की। अब इसकी बात करते हैं इसकी एरिया की। एक बार फिर देख लीजिए, सारी साइडें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और ईच एंगल 90 का हो। ये दो बातें ही इसको अलग कर देती हैं, ये दो बातें और किसी में नहीं होती। ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90। किसी भी और डायग्राम में, किसी भी और में ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ इसी में लगती हैं। ठीक है, डायगोनल इसमें भी बराबर है, रेक्टेंगल में भी बराबर है, बाकी सारा कुछ इसमें रेक्टेंगल जैसा है। बस एक तो रेक्टेंगल की चारों साइडें बराबर नहीं होती, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, और इसमें चारों बराबर होती हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉलीगॉन होगा, वो हमारा होगा स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है इसका, तो एरिया की यदि बात करूं तो आपको पता है एरिया जो होता है वो होता है, यदि ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है, यदि इसको मैं नाम दूं ए बी सी डी, तो जो मेरा वर्ग बना वो मेरा क्या बना, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, अब हिंदी में लिख देता हूं, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल होता है एरिया, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो हमें किताबों में भी हमने पढ़ा और होता भी यही है। वैसे आपको पता है कोई भी क्लोज्ड फिगर आ जाए, यदि हमारे पास रेक्टेंगल था, है ना, तो हमने किया था लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, तो इधर भी लंबाई गुना चौड़ाई कर दोगे तो बात तो वही है ना, लंबाई गुना चौड़ाई कर दोगे तो एरिया वाला फॉर्मूला तो वही है, लंबाई को चौड़ाई से गुना किया है, जब दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर हैं, बस। ठीक है, बराबर है तो बराबर की गुना हो जाएगी, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, लंबाई भी उसकी भुजा वही है और चौड़ाई भी उसकी भुजा वही है। मतलब ये क्या बना, भुजा गुना भुजा या साइड गुना साइड, तो ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मतलब ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा मतलब ए, यदि ए ये है, ए ये है, तो ए की ए से गुना करोगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर भुजा की पावर 2। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। इसकी एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, कोई एरिया कैसे निकलेगा। यदि मेरे पास यहां पर a का मान है 4, तो सारी भुजाएं क्या होंगी, 4 4 और 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, है ना, एक दे दी, इसका मतलब आपको सारी दे दी। तो ये एक 4 है, तो इसका यदि आपने क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, मीन्स 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 करोगे तो क्या आएगा, 16। अब यदि यहाँ पे ये मीटर में है, यदि ये 4 मीटर है तो सारे 4 मीटर है ना, तो 4 मीटर गुना 4 मीटर करोगे तो एरिया आएगा 16 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये थी इसकी उदाहरण, इसकी एग्जांपल भी। यदि हमारे पास कोई वर्ग है तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यदि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और यदि एक भुजा 4 है, यदि आपको दिया हुआ है वर्ग की एक भुजा 4 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होगा 4 गुना 4 मीन्स 16। तो ये था वर्ग का क्षेत्रफल, समझ गए होंगे वर्ग के क्षेत्रफल में बारे में। अब बात करते हैं वर्ग का परिमाप। दूसरी बात, वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वर्ग का परिमाप भी बोल सकते हो आप, परिमिति भी बोल सकते हो, सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, परिमिति, परिमाप एक ही बात है, उस किताबों में अलग अलग लिखा होता है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है, और परिमाप के लिए मैंने आपको रेक्टेंगल में बोला था, कोई फॉर्मूला मत याद कीजिए, इसका मतलब क्या था, और सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग,
सभी भुजाओं का योग कर दो, वो क्या आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है। सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग करने पे मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा पेरीमीटर। ठीक, यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, कोने होते हैं, और ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई। यदि ये मेरे पास 4 मीटर है तो भुजाओं का योग, सारी भुजाओं का योग ही तो करना है। तो 1 4 है तो चारों क्या होंगी, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो 4 को 4 बार जोड़ोगे, 4 को 4 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 4 4 8 4 12 4 16। चलो इसमें पेरीमीटर भी 16 आ गया और एरिया भी 16 आ गया। कुछ और ले लेते हैं, 4 नहीं लेते हम कुछ और ले लेते हैं। चलो अब मानना मैंने कि ये 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर। यदि आपको ये कहा जाए कि आपको यदि ये कहा जाए कि कोई एक वर्ग है, उसकी एक भुजा 8 मीटर है, तो आपको निकालना पड़े उसका क्या, पेरीमीटर निकालना, उसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर। तो यदि आपने पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे सभी भुजाओं का योग करोगे। तो सभी भुजाओं का जब योग करोगे तो 8 प्लस, देखो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है। जब भी किसी का आपने क्या निकालना है, परिमिति निकालनी है, परिमाप निकालना, तो आपको भुजाएं पता चल जाएं तो आप चारों भुजाओं को जोड़ देना। 4 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, जितनी भी भुजाएं होंगी वो क्या होगा, उनका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 8 को 4 बार जोड़ना ही तो है, ये 8 को 4 बार जोड़ना है। तो क्या आ गया, 8 चौका 32। क्या आ गया, 8 चौका 32। तो 32 मीटर, ये मीटर में है तो पेरीमीटर भी हमेशा किस में आएगा, मीटर में आएगा। और एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर में। हम बात कर रहे हैं परिमाप की, पेरीमीटर की। देखिए ये 8 मीटर था, ये भी 8 मीटर होगी। एक दी थी, ये आपको नहीं दी हुई, लेकिन आपको यदि इसकी प्रॉपर्टी पता है, इसकी विशेषता पता है भी, यदि ये 8 है तो सारी ही क्या होंगी, सारी ही 8 8 होंगी, सारी ही क्या होंगी, 8 8 होंगी। तो 8 चौका बना 32, 32 आपका आ गया। अब इसका फॉर्मूला 4a क्यों कहा जाता है, देखिए तो 4 4a आपने पढ़ा होगा स्कूल लेवल में भी, इसको आप रट्टा मार लो 4a। तो रट्टा नहीं मारना, पेरीमीटर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मारना, ठीक है। पेरीमीटर का आपको एक कंसेप्ट बता दिया, सभी भुजाओं का योग। तो 4 मल्टीप्लाई a, 4 मल्टीप्लाई a का मतलब 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 क्या हो गया, 32 हो गया। तो हमने तो वही किया, हमने क्या किया, 8 की गुणा 4 से करो या 8 को 4 बार जोड़ो, एक ही बात है ना। तो 8 चौका 32, इससे आपको लॉजिकली पता लग जाएगा भी 8 को 4 से गुणा कर लो या 8 को 4 बार जोड़ लो, एक ही बात है। इसलिए इसका जो पेरीमीटर है, परिमिति है, वो क्या लिखा जाता है, 4a, जो आपने याद कर रखा है 4a, ठीक है। ये थी इसके पेरीमीटर की बात। हमने वर्ग का एरिया भी कर लिया, वर्ग का पेरीमीटर भी कर लिया। अब चलते हैं आगे, अब थोड़ी सी बात इसके डायगोनल की करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पुट होते हैं। चलो अब ABCD नहीं मानते हैं, कुछ और मान लेते हैं। इसको मैंने माना P, इसको Q, इसको R और इसको S, ठीक है। और यदि Q और S को मिला देंगे तो क्या बनेगा, इसका डायगोनल। अब डायगोनल बनेगा तो ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो आप ये बताएं जो QRS जो त्रिभुज बनेगी, ट्रायंगल बनेगी, वो कौन सी त्रिभुज है, वो कौन सी ट्रायंगल है। तो आप बोलोगे सर वो है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो कौन सी ट्रायंगल होती है, वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, हिंदी में बोला जाता है समकोण, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो होती है समकोण त्रिभुज। बाकी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये कर रहे हैं हम मेंसुरेशन, एरिया वाले क्वेश्चंस, एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, आयतन वाले क्वेश्चन। तो QRS एक ट्रायंगल थी, ये ट्रायंगल का मैंने साइन बनाया। QRS जो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें R एंगल कहां पे है, 90 डिग्री पे है। R का एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। यदि राइट एंगल है तो हमें पता है सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी भुजा A है, ये भी भुजा A है, तो इसका डायगोनल क्या आएगा। आपसे पूछा जाए
कि यदि एक वर्ग है पी क्यू आर एस और उसकी एक भुजा ए है तो उसका विकर्ण कितना होगा। हमें ये जरूरत पड़ेगी, भुजा दी होगी हमें विकर्ण निकालना होगा, विकर्ण दिया होगा हमें भुजा निकालनी होगी। विकर्ण दिया होगा, इसमें विकर्ण ज्यादा दिया जाता है। विकर्ण का भुजा के साथ क्या रिलेशन है या भुजाओं के साथ क्या रिलेशन है, विकर्ण का पेरीमीटर के साथ क्या रिलेशन है और विकर्ण का एरिया के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आज हम इसके करेंगे भी, क्या क्या कुछ पूछा जा सकता है। पहले आपको ये पता हो भी वर्ग क्या होता है, जो मैंने बता दिया आपको। वर्ग क्या होता है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में एक डायगोनल दो इक्वल एरिया वाली ट्रायंगल्स बनाता है, क्योंकि पूरे का एरिया है तो डायगोनल उसको दो पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद ये जो ट्रायंगल बनी हमारे पास वो कौन सी बनी, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि रेक्टेंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बनती थी, लेकिन वहां पर ये चीजें अलग अलग थी, इसलिए मैंने बताया था वहां पे लगता है ट्रिपलेट का रूल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट का रूल नहीं लगेगा, क्योंकि दो साइडें बराबर है तो विकर्ण कितना है। तो विकर्ण एक तो हमने जो सीखा हुआ है, बेसिक सीखा हुआ है, पहले वो सीखिए जो बेसिक सीखा है कि आप यहाँ पे अब लगाओगे राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सी प्रमेय लगाओगे, कौन सी थ्योरम लगाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रमेय लगती है, एक थ्योरम लगती है, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगती है। उस पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है, उस थ्योरम का रिजल्ट होता है यदि कोई ट्रायंगल राइट एंगल है तो उसमें एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। ऑटोमेटिक ये आप छोड़ो, परपेंडिकुलर बेस कोई मर्जी हो सकता है। ठीक है, ये आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से जब ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा, लेकिन आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ठीक है, तो आपने इन दोनों में से किसी मर्जी को क्या ले लेना है किसी मर्जी को आप आधार मान सकते हो, किसी मर्जी को आप लंब मान सकते हो, लेकिन कर्ण जो होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है, वो एक सबसे बड़ी साइड होती है, उसमें सबसे बड़ी साइड होती है। यदि इसको मैं अलग बनाऊं तो ऐसे देखिए, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। ये राइट एंगल है मेरे पास आर पे, इसमें से मैंने ये पोर्शन बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये आर है, ये क्यू है, तो ये क्या मेरे पास एस है, एस आर क्यू या क्यू आर एस, जो मैंने यहां पे लिखा क्यू आर एस। यदि राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी मेरे पास ए है, ये भी मेरे पास ए है, तो ये मेरा एस क्यू क्या है, एस क्यू विकर्ण है। तो विकर्ण कितना आएगा, विकर्ण कितना आएगा। ठीक है, तो यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल लगाएं तो हमारे पास विकर्ण की वैल्यू आ जाएगी। और विकर्ण की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, विकर्ण की वैल्यू हम निकालेंगे इस तरीके से, देखिए सीख लीजिए, फिर आपको एक परम सत्य वाली बात बताऊंगा और हमें निकालना नहीं पड़ेगा कभी, लेकिन सीख लीजिए ये निकालना कैसे जाता है। देखिए, इसमें यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यदि आपने हिंदी में इंग्लिश में पढ़ी है तो आप बोलोगे सर h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमने स्कूल लेवल तक पढ़ा था, हमने x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि आप हिंदी में करते हो तो आपने सीखा होगा कर्ण की पावर 2, जो कर्ण होता है उसका वर्ग करने पर और लंब और आधार का वर्ग करने पे जोड़ दिया जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो आता है रिलेशन, संबंध आ जाता है। किनका संबंध आ जाता है, साइडों का और डायगोनल का, कर्ण का आपस में क्या संबंध है। अब हमें h नहीं पता, जो कि हमारा यहाँ पर है डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण है, डायगोनल मतलब विकर्ण है। तो कर्ण की पावर 2 मीन्स कर्ण हमने क्या मान लिया, डायगोनल है, d है, तो d की पावर 2 वो बराबर होगा, जो आपने h की पावर 2 पढ़ी थी, यहाँ पर मैं d की पावर 2 लिख दूं, डायगोनल है ना, h लिख लिया, d लिख लिया, बात तो एक ही है। लंब यहाँ पर है मेरे पास, लंब आप इसको भी ले सकती हो, इसको भी ले सकते हो, कोई मर्जी ले लो। आपने लिखा क्यू आर की पावर 2, क्यू आर का लंब है हमारे पास, उसका स्क्वायर प्लस आधार, आधार मतलब आधार को इंग्लिश में बोला था बेस, लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, जो कि मैंने यहाँ पे किससे लिखा है, डी से लिखा है। तो क्यू आर की 2 और आधार देखिए, यदि ये आपने लंब ले लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार आपके पास है एस आर या आर एस बोल लो, एस आर बोल लो, एक ही बात है, एस आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा कि डायगोनल का स्क्वायर, यदि ये भी ए है तो ये ए का स्क्वायर और ये भी ए है, ए का स्क्वायर, हमेशा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी।
हमेशा बराबर होंगी, तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को जोड़ा तो क्या आया 2a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है d का स्क्वायर, है ना। अब आपको पता है जो वर्ग होता है इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएं तो क्या बन जाता है, वो वर्गमूल बन जाता है। जो स्क्वायर होता है इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं वो क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। तो अब इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आगे आप यहाँ पे देखिए, जो डायगोनल का स्क्वायर है ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ा था 2a स्क्वायर आ गया, 2 इधर आ गया और क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर। तो डायगोनल रूट 2a स्क्वायर होता है, रूट 2a स्क्वायर। लेकिन रूट हट सकता है, हटा सकते हैं। अब रूट कैसे हटता है ये आप स्क्वायर रूट वाली क्लास में देख सकते हो, रूट कैसे हटता है, बड़ा डीपली समझाया मैंने। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए को 2 बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार लिख सकते हैं, और पेयर जोड़ा बनता है और जोड़े में से एक बाहर आ सकता है, ठीक। तो डायगोनल क्या बनेगा, रूट का पेयर, 2 का पेयर नहीं बना, देखो 2 का पेयर नहीं बना, 2 को बाहर नहीं निकाल सकते लेकिन a को बाहर निकाल सकते हैं, a का जोड़ा बन गया है, a का युग्म बन गया है। तो रूट में 2 रह जाएगा और a को चाहे आप पीछे लगा लो चाहे आगे लगा लो, एक ही बात है, लेकिन a के ऊपर अब आप साइन नहीं लगाओगे। ये a इस बंधन को तोड़ के, ऊपर रूट वाले बंधन को तोड़ के, इस बंधन की जो जंजीरें हैं उसको तोड़ के बाहर आ चुका है, क्योंकि ये जोड़ा बना चुका है। तो इसको बाहर लिख लेंगे, 2 अभी जकड़ा हुआ है, इसको पेयर नहीं मिला, इसको एक 2 और नहीं मिला, इसलिए इसके अंदर रहा। तो हमारा डायगोनल क्या आया, रूट 2। इस तरह से फॉर्मूला बना भी, यदि कोई स्क्वायर है तो यदि साइड ए है तो डायगोनल क्या बनता है, डायगोनल बनता है रूट 2a, रूट 2a। तो ये a है, ये a है, बस आपने इसको a रूट 2 लिख दो या 2 रूट a लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। यदि ये a है, ये a है, तो ये क्या आया, a रूट 2। कैसे आया ये आया पाइथागोरस थ्योरम से। फिर देखिए एक बार, अब हम इसको डायरेक्ट लिखा करेंगे, यहां पर जो वैल्यू होगी, यहां पर जो वैल्यू होगी उसके साथ रूट 2 लगा देंगे ना, तो हमारे पास सीधा डायगोनल निकल जाएगा, सीधा डायगोनल। यहाँ पर 7 होता, यहाँ पर 7 होता, डायगोनल पूछा था तो क्या लिखते, 7 रूट 2, 7 रूट 2। यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 5 होता तो क्या आता, 5 रूट 2। 7 है तो 7 रूट 2। देखो 7 यहीं पे दिया हुआ है, ये तो हमें पता है, ये 7 है तो ये भी 7 है, और ये दोनों 7 7 है तो ये क्या है, 7 रूट 2 है। इसको देखिए एक बार, वो आया कैसे। यदि आपको दिया था भी दोनों साइडें बराबर हैं तो हमारे पास डायगोनल क्या होगा, विकर्ण क्या होगा। तो हमें पता है ये कौन सी ट्रायंगल बनी, ये बनी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी हमने प्रमेय लगाई, कौन सी थ्योरम लगाई, हमने लगाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है, जो सबसे बड़ी साइड है, डायगोनल जो होती है, विकर्ण जो होता है, इन दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों से बड़ी होगी, दोनों से बड़ी होती है, लेकिन इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ये एक रिलेशन होता है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। और जो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, अब ये भी देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल, बट ये ट्रायंगल है कौन सी, ये ट्रायंगल है 2 साइडें जिसकी बराबर है। तीनों साइडें बराबर होती हैं तो इक्विलेटरल होती है ना। ये मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा आपको। तीनों साइडें बराबर इक्विलेटरल, 2 साइडें बराबर, कोई साइड बराबर नहीं तो स्केलर, ठीक है। तो ये उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सारी साइडें बराबर है तो समबाहु त्रिभुज। 2 साइडें बराबर है तो समद्विबाहु, समद्विबाहु भी है, 2 साइडें बराबर भी हैं। और क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है, राइट एंगल भी है, मतलब समकोण भी है। तो ये समकोण समद्विबाहु बन गई, समकोण समद्विबाहु। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता लग गया जो मेन काम है हमारा, स्क्वायर की बात कर रहे हैं आज, जब ट्रायंगल की बात करेंगे तब बताऊंगा आपको, ठीक। तो ये a है, ये a है, तो डायगोनल क्या होता है, a रूट 2 होता है। वो आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया। तो ये सारे को सॉल्व किया, सारे के ऊपर कौन सी थ्योरम लगाई, राइट एंगल ट्रायंगल वाली, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो पाइथागोरस को सब सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया कि 2 साइडें बराबर तो डायगोनल है, ठीक है। तो ये इसकी थी डायगोनल की कहानी। आगे देखते हैं। अब हमें ये भी पता चल गया भी चारों साइडें बराबर होती हैं। ये 5 है, ये यदि 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। अब सारा कुछ निकालते हैं इसका। यदि इसका पूछा हुआ एरिया, यदि क्या पूछा, एरिया पूछा, तो आप बोलोगे सर 5 × 5, और ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो एरिया क्या आएगा,
25 मीटर स्क्वायर, इस 5 की इस 5 से गुना कर दी, है ना। तो अब इसको साफ कर दो, पेपर में आपको ये बताया नहीं जाएगा, ये आपको ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये हमने लिया 5 को कर दिया पूरा। 5 यदि वर्ग है, वर्ग की एक भुजा है, ये क्या है, वर्ग की भुजा, जिसको ए बोलते हो या क्या लो आप, क्या है, भुजा। एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल पता है भुजा गुना भुजा, 5 गुना 5 किया 25, लेकिन एरिया तो मीटर का स्क्वायर आएगा। यदि हमने, चलो हिंदी में भी लिख देता हूं, आना तो यही है, 25 मीटर का स्क्वायर, ये मीटर है, मीटर तो मीटर का स्क्वायर होगा। यदि पूछा गया आपसे परिमाप, तो परिमाप के लिए मैं कहता हूं कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ याद करो, यदि ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो 5 गुना 4 ही करना है। 5 कितनी बार आया, 4 बार आया है, तो 5 साइडों को जोड़ना होता है, 5 गुना 4 करोगे तो आएगा 20, 20 मीटर, है ना। 20 मीटर क्या आया, परिमाप। ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो परिमाप आपका मीटर में आएगा, लेकिन एरिया आपका किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा, परिमाप आपका मीटर में होगा। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर भी बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस भी सर्कल में बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में इसका एक नाम हो रहा है परिमिति, क्या बोला जाता है, परिमिति, ठीक। तो हमने एरिया भी पता चल गया, हमें पता चल गया परिमाप भी। अब इसी की हम बात करते हैं डायगोनल की, इसकी बात करते हैं डायगोनल की। यदि इसका विकर्ण पूछा जाता, विकर्ण क्या आएगा, तो इसलिए मैंने वहां पे आपको समझाया कि जो विकर्ण है ना, आपने हर एक बार पाइथागोरस नहीं लगानी, आपने क्या करना है, आपने भुजा देखनी है, भुजा लिख दी, और साथ में क्या चिपका देना है, साथ में आपने √2 को चिपका देना है। मींस इसके ऊपर यदि आप बार बार एग्जाम में, थोड़ा ना हम हर एक बार पाइथागोरस लगाएंगे, आपको समझाने के लिए था। वो बना कैसे था, ये ए था, ये ए था, तो वो क्या था, a√2। ये 5 है, ये 5 है, तो वो क्या होगा, 5√2, क्योंकि हमें पता है कि यदि ये 90 डिग्री का है, तो ये 5 है, ये 5 है, ये ट्रायंगल कौन सी बन गई, ये ट्रायंगल बन गई समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु। 5 5, तो ये 5√2 होता है, ठीक है। तो यदि इसका पूछा होता विकर्ण, तो विकर्ण होता है, हमसे विकर्ण पूछा हो, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं स्क्वायर की, तो यदि आप √2, बस √2 याद रखना, भुजा के साथ √2 लगा दोगे, भुजा की गुणा किससे कर दोगे, भुजा की गुणा आपने √2 से कर देनी है, आपका सीधा क्या निकल जाएगा, सीधा आपका विकर्ण निकल जाएगा। आपको हर एक बार पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी पड़ेगी। तो हमने एरिया भी निकाल लिया, ठीक है, हमने परिमाप भी निकाल लिया, और हमने विकर्ण भी निकाल लिया। 3 बातें तो हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इनकी। अब हमने ये देखा भी, और इसमें क्या पूछा जा सकता है, हमें अब इसके बारे में क्या क्या पता चल गया। ये पता चल गया भी जितनी एक भुजा है, चारों भुजाएं वही होंगी। दूसरी बात पता चली भी इसका एरिया भुजा और भुजा को गुणा करने पे निकलता, साइड मल्टीप्लाई साइड। तीसरी बात ये पता चली कि इसका डायगोनल कैसे निकलता है। चौथी बात हमें पता चली कि इसका ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ईच साइड इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। पांचवी साइड में पता चली कि यदि हमसे, देखिए, यदि हमने पास एरिया हमारे पास 25 आया था, तो ये 25 पूरा आया है, ठीक है, और डायगोनल जो है हमसे यार सिर्फ BDC का पूछा होता तो कितना आता, 12.5 ये आता और 12.5 ही ऊपर वाला आता। मींस जो डायगोनल है वो पूरे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। 12.5 मीटर ये आता और 12.5 मीटर ही ऊपर वाला होता। 12.5 12.5 12.5 हो गया 25। तो एरिया क्या बन गया हमारे पास 25, मींस पूरा एरिया 25। तो डायगोनल 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। यदि मेरे पास 2 डायगोनल होते, दोनों डायगोनल होते, दोनों डायगोनल होते, ठीक है, तो मेरे पास कितनी ट्रायंगल बनती, आप बोलोगे सर 4। कितनी ट्रायंगल बनती, अंदर 4 बनती, 1 2 3 और 4। और ईच साइड का एरिया पूछा होता मेरे पास, तो मैं पूरे का निकालता। पूरे का कितना 25 है, और 25 को किससे भाग करता, 25 को 4 से करता, तो मेरे पास किसका आ जाता। यदि ये मेरे पास O है तो एक ट्रायंगल बनी AOD, एक बनी DOC, एक बनी COB और एक बनी BOA। 4 ट्रायंगल मेरे पास बनी। तो ईच ट्रायंगल का जो एरिया, इन चारों का एरिया भी आपस में क्या होना था, बराबर होना था। यदि पूरे का एरिया 25 है तो
तो एक ये छोटी वाली ट्रायंगल है, एक नंबर का एरिया क्या होगा, 2 का, 3 का, 4 का, जो एक का होगा वही तीनों का इक्वल होगा, है ना। तो 25 का 4 में भाग करोगे तो 4 को 6 पे चलाया 24, एक बचा। एक बचे तो हमेशा देखो जब भी 4 से भाग कर रहे हो ना तो एक बचे तो 0.25 लगा दिया करो। एक बचे ना, 4 छिक्का 24, पॉइंट के बाद एक बचा, 25 में से 24 घटाएंगे एक ही बचेगा ना, तो एक बचा तो 0.25 लगा देना जब भी 4 से भाग कर रहे हो। 2 बचेगा तो 0.5 लगा देना, 3 बचेगा तो 0.75 लगा देना, और 4 कभी बचेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने जब 4 को 25 से भाग किया तो 4 छिक्के 24, पॉइंट एक बचा तो चुपचाप आप 0.25 वहां पे लगा दो। तो 625 और 625 1250 हो गया, इसका 1250, 1250 और ये भी 1250, तो क्या हो गया पूरा 25 हो गया हमारे पास। तो इन बातों का आपको पता हो, ठीक है। अब और करते हैं इसमें, आज पूरे स्क्वायर का पोस्टमार्टम कर देना, ठीक है, आज की क्लास में, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे आज की क्लास में थोड़ा सा बताता हूं कि क्वेश्चन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। यदि आपको रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, सर्कल की, ट्रायंगल की, है ना, जो आगे हम टर्म्स करेंगे, जो आगे हम डायग्राम्स करेंगे, जो आगे हम पॉलीगॉन करेंगे, तो उन पॉलीगॉन्स की क्या होगा, प्रॉपर्टीज पता होंगी। जैसे रेक्टेंगल, आपके एग्जाम में रेक्टेंगल और वर्ग मींस आयत और वर्ग, इनके क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, इसलिए स्पेशल क्लास दे रहा हूं आपको स्क्वायर की, ताकि आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए, वहां पे हमारी स्पीड फटाफट बनी रहे, वहां पे बार बार मेरे को ये बातें ना समझानी पड़े, सीधा डायरेक्ट हम क्या कर लें, यूज कर लें। तो आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्क्वायर वर्ग का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, स्क्वायर का आएगा ही आएगा, रेक्टेंगल का भी आएगा। इसके लिए पहली क्लास अच्छी तरह से देखना, उसमें रेक्टेंगल की बात की थी, आज वर्ग की बात करूंगा। फिर अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे सारे, ठीक है, तीसरी क्लास इनके क्वेश्चंस की रहेगी, और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इनके, उसमें पी वाइज क्लोज भी होंगे, या लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन भी होंगे, या जो वो पूछ सकता है और क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, स्क्वायर में हमने क्या सीख लिया, साइडों के बारे में पता चल गया, इसका डायगोनल्स के बारे में पता चल गया हमें। हाँ, एक बात और भी, इसके डायगोनल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, डायगोनल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। ये देखिए, यदि एक ये डायगोनल है और यदि मैंने स्क्वायर अलग बनाया तो एक मेरे पास ये डायगोनल है, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों ए बी सी डी है ना, इसको मान लिया ये भी सेम है, ए बी सी डी, इसी को नीचे बनाया, लेकिन डायगोनल को चेंज कर दिया। यहां पर डायगोनल था बी डी और इसी का एक दूसरा डायगोनल है ए सी। बी डी और ए सी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, ये देखिए, यदि ये 5 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा आपको पता है, 5 के साथ क्या चिपका दोगे, √2। ए है तो a √2 है। अब पता है ये वर्ग तो यही है, इसमें ये 5 है, ये 5 है ना, ये 5 है और ये 5 है, चारों 5-5 होंगे। हमें ये बताना है, चाहे आप इससे बता दो ये 5 है, ये 5 है, ये ट्रायंगल कौन सी बनी, ये ट्रायंगल बनी राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या होगा 5√2, ठीक है। चाहे आप इससे बता दो ये 5 है, ये 5 है, तो ये क्या बनेगा 5√2। तो इधर ये AC डायगोनल था, इधर ये BD डायगोनल था, तो AC डायगोनल किसके इक्वल हुआ, डायगोनल BD के, विकर्ण BD के। तो स्क्वायर में डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। हमने डायगोनल का रिलेशन पता चल गया, हाइपोटेन्यूज में पाइथागोरस थ्योरम का पता चल गया, डायगोनल और साइड्स में रिलेशन पता चल गया। अब थोड़ी सी इसकी ना ठीक खतरनाक बातें करते हैं, अब इस कंसेप्ट को समझना अच्छी तरह से। चलो इसको साफ करो। अब क्वेश्चन कैसे पुट होगा आपको, यदि ये मेरे पास है ए, तो कुछ और मान लो, x है, y है, z है ना, इसको आप a मानो, अलग अलग मान लो, चलो ठीक है, x y z और a। ये एक क्या है, ये एक है वर्ग, क्या है, वर्ग है। यदि ये वर्ग है और मैं आपको बोलूं कि इसका डायगोनल है 5√2, इसका डायगोनल है 5√2, तो आप मेरे को इसकी भुजा बताइए कितनी होगी, आप इसकी भुजा बताइए कितनी होगी। तो अभी अभी हम ये करके हटे, आप आसानी से बता दोगे कि सर यदि ये डायगोनल है ए वाई और ये 5√2 है, तो हमें पता है जो डायगोनल होता है वो होता है भुजा के साथ क्या लगा होता है, √2 लगा होता है, तो वो क्या आ जाता है, डायगोनल आ जाता है।
अब यदि डायगोनल 5√2 है, 5√2 है और a के साथ √2 इसका फॉर्मूला होता है, d की जगह पे डायगोनल मींस विकर्ण लिख दिया मैंने, तो आप कहोगे इस रूट से ये रूट काटो और a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यदि डायगोनल से आपको क्या पूछी हो, भुजा पूछी हो, तो ये मेथड होता है डायगोनल से भुजा निकालने का। या आप ऐसे नहीं करोगे, आपको अच्छी तरह से पता चल गया है भी जो √2 के साथ लगा हो वो क्या होता है, वो होता है भुजा। वो क्या होती है, साइड होती है, भुजा होती है। तो इसमें जो √2 के साथ लगा है वही तो हमारी क्या होगी, वही हमारी भुजा होगी ना। तो इस तरह से आप निकाल भी सकते हो, नहीं यदि आपको सीधा पता तो आप सीधा कर दोगे। कोशिश करें आपको सीधा पता हो। ठीक, अब थोड़ा सा इसको कठिन बनाते हैं, है ना। चलो, अब आपसे भुजा नहीं पूछेगी, अब आपसे क्या पूछा गया, अब आपसे पूछा गया इसका क्षेत्रफल। यदि विकर्ण आपके पास है 5√2, 5√2, इसको मैं बोलता हूं सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर है। 5√2, 5√2 यदि आपके पास विकर्ण है तो आप बताएं उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वर्ग का एरिया क्या होगा। तो कहीं कहेंगे सर इसमें ऐसे कर सकते हैं, और करते भी हैं बच्चे बहुत सारे। इससे वो क्या जाते हैं, यहां से वो जाते हैं लॉन्ग रूट लेते हैं। लॉन्ग रूट का मतलब अभी पता चल जाएगा आपको। आप क्या करते हो, आप करते हो यहां से यहां गए तो √2 है, ये 5 है, तो भुजा आ गई 5, और भुजा आ गई 5, तो ये भी भुजा 5 और ये भी 5 और ये भी 5, है ना। तो इससे आप यदि क्षेत्रफल पूछा हुआ है या परिमाप पूछा हुआ है, दोनों ही कर लेते हैं। चलिए, क्षेत्रफल पूछा या परिमाप पूछा है तो क्या करते हैं बच्चों, आप क्या करते हो, 5√2 था, 5√2 से आपने क्या निकाला, आपने निकाली भुजा, है ना। आपका रूट क्या होता है, आंसर पे पहुंचने का तरीका क्या होता है, तो यहां से आपने भुजा निकाली। चलो इधर इस क्वेश्चन में भुजा निकालनी आसान थी। अभी एक क्वेश्चन ऐसा जो आपके एग्जाम में पुट होगा आपको, या हो सकता है 5√2 से 5 भुजा आ गई, 5 भुजा से क्या आ गया, 25 क्षेत्रफल आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि क्षेत्रफल आ गया तो आपसे पूछा गया परिमाप भी कितना है ना। तो आप क्या करोगे, 5 है, 5 को 4 बार करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, 20 इसका क्या आ गया, 20 इसका आ गया पेरीमीटर, है ना। तो ये तो था आसान प्रश्न, क्योंकि 5 के साथ √2 दिया था। अब इसी को मैं बदल रहा हूं, ध्यान से देखना। अब क्या करोगे आप, यदि ये मैंने एक वर्ग बना दिया, ठीक है, और भुजा आपको दे दी, सिर्फ डायगोनल दे दिया आपको, 2 दे दिया, ए बी सी और डी। ये थोड़ा सा करना कंप्रोमाइज भाई, बराबर नहीं है, तो चारों भुजाएं बराबर है। और यदि चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं और उसका जो विकर्ण है, जो विकर्ण है, यदि वो आपको दिया हुआ है 2, कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो आप मेरे को ये बताएं कि इसका पहले तो आप मेरे को बताएं इसका एरिया, एरिया नहीं पहले भुजा ही बता दें आप मेरे को, भुजा क्या होगी, तीनों ही बता दें, भुजा भी बता दें, ये तो मैंने आपको समझा दिया ऊपर, है ना, इसको हम छोड़ सकते हैं। इसका आप ऐसे करें, एक तो मेरे को बता दें भुजा कितनी है, और एक बता दें एरिया कितना है, और एक पेरीमीटर। भुजा भी बतानी है हमें कितनी आएगी, एरिया भी, भुजा मतलब साइड, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और पेरीमीटर भी। तो आपको ये तीनों चीजें डायरेक्ट निकालनी आनी चाहिए। विकर्ण से भुजा कैसे निकलती है, विकर्ण से पेरीमीटर कैसे निकलता है, विकर्ण से एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। एरिया मतलब अंदर वाली चीज, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री लाइन का जोड़, और भुजा मतलब एक साइड। करिए, अब आप कैसे करेंगे। वहां पे तो काम आसान था क्योंकि √2 लगा हुआ था, है ना, √2 लगा था, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब ने फिर आपने लॉन्ग रूट पकड़ना है। आपका बड़ा जबरदस्त तरीका आज आपको बताऊंगा, बड़ा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि हम डायगोनल से सीधा डायगोनल से डायरेक्ट पेरीमीटर पे शॉर्टकट मार के कैसे पहुंच सकते हैं, डायगोनल से सीधा एरिया पे कैसे पहुंच सकते हैं, डायगोनल से सीधा भुजा पे कैसे जा सकते हैं।
तो आप कहोगे मैंने फिर भी आसान सा नंबर लिया, यहाँ पे आसान सा नंबर नहीं होगा, यहाँ पे नंबर जो है वो एक खतरनाक नंबर होगा, ठीक है। आसान है अभी नंबर। चलो ये तो आपको किताबों में मिल जाएगा एरिया, तो इसका एरिया यदि आपने निकालना हो तो एरिया का एक और फॉर्मूला किताबों में दिया जाता है, वो दिया जाता है कि आप इनको यदि भुजा दिया है तो भुजा का स्क्वायर कर दो, जैसे 5 दिया था तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25, है ना। यदि डायगोनल मीन्स विकर्ण दिया हुआ है तो आप विकर्ण का स्क्वायर कर दो, लेकिन आप उसको क्या कर दो, उसको आप 2 से क्या कर दो, भाग कर दो। यदि आपको वर्ग का विकर्ण दिया गया है तो आपको एरिया निकालना है, तो आप क्या करो, डायगोनल वर्ग जो विकर्ण दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो आपका क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाता है, ठीक है। जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, वो भी निकाल लेंगे इससे भी। वो कहेंगे कि यदि डायगोनल 2 है, यदि डायगोनल 2 है तो एरिया क्या आएगा, तो एरिया भी तो 2 ही आएगा। डायगोनल 2 है तो 2 का स्क्वायर किया और 2 से भाग किया, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 2 से 2 कटा तो एरिया भी क्या आ गया, 2 आ गया। मीन्स यदि ये 2 सेंटीमीटर था तो एरिया क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायगोनल 2 था तो एरिया क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 में भाग किया 2, एरिया क्या आ गया 2, है ना। और इसका पेरीमीटर क्या आएगा, इसका पेरीमीटर। अब यदि एरिया 2 आ गया, एरिया 2 आ गया तो अब आप इसका एरिया तो आपने निकाल लिया, है ना। अब भुजा क्या आएगी, चलो भुजा आप कहोगे कि यदि एरिया साइड स्क्वायर होता है, एरिया से फिर आप भुजा की कोशिश करोगे, है ना। तो एरिया होता है 2, एरिया हमने इसमें 2 निकाल लिया और ये 2 इधर आके क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। और साइड हमारी क्या आ गई, √2, ये साइड भी आपने निकाल ली, क्या आ गई, √2 आ गई। तो √2 को √2 से करेंगे तभी तो 2 आएगा, है ना। एरिया 2 है, एरिया यदि 2 है उसका, तो 2 एरिया है तो साइड कितनी आएगी, √2। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से करोगे क्या आप पहुंचोगे, 2 पे पहुंचोगे, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये लॉन्ग रूट है, लंबा रास्ता है। अब आता है पेरीमीटर की बात, तो हमारे पास भुजा भी आ गई √2 और एरिया भी आ गया 2। अब रह गया पेरीमीटर। तो पेरीमीटर सबसे बाद में, पेरीमीटर के लिए आप यहां से आपने निकाला, भुजा निकाल ली, है ना। यहां से भुजा नहीं निकाल सकोगे, यहां से आप क्या करोगे, या तो पाइथागोरस लगा के भुजा निकाल लोगे, नहीं तो आप यहां से एरिया निकाल लोगे। जैसे मैंने निकाला 2 का स्क्वायर 4, 4 का बटा 2 किया, डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से भाग कर दो तो क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। एरिया से फिर हम कहां पे गए, एरिया से फिर हम गए साइड में, और साइड को फिर 4 बार गुना करेंगे, 4 बार जोड़ेंगे तो 2√2 है ना। तो फिर आप कहोगे सर ये आ गया 4√2, ये 2 आ गया, ये √2 आ गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया 4 बार √2, 4 बार √2, ठीक है। विकर्ण 2 था, 2 से हमने एरिया निकाला, एरिया का डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से भाग करते हैं, एरिया निकलता है। फिर एरिया से हमने क्या निकाला, एरिया से हमने साइड निकाल ली, साइड का स्क्वायर एरिया होता है, ये 2 इधर आके वर्गमूल बना। फिर हमारे पास साइड निकली, भुजा निकली, पहले एरिया निकला, फिर भुजा निकली, और फिर निकला जाके पेरीमीटर, है ना। चलो अब आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आप कुछ नहीं करोगे, है ना। यहां पे आते हैं, वो तो कहानी थी, सुनानी पड़ी मेरे को, इसलिए सुनानी पड़ी क्योंकि आपका करने का तरीका यही होता है। अब इस तरीके को देखिए, तरीके बदलो अपने, ठीक है। तरीका देखिए, आपसे सिर्फ और सिर्फ इसका मान लो पेरीमीटर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पेरीमीटर। 2 से यदि आपने पेरीमीटर निकालना है, मीन्स परिमाप निकालना है इसका, तो इसका परिमाप क्या होगा। यदि ये 2 सेंटीमीटर है, हमने निकाला था वहां पे परिमाप, और परिमाप हमारा क्या आया था, पेरीमीटर। परिमिति हमारी क्या आई थी, परिमिति, परिमाप, पेरीमीटर एक ही बात है। तो इसकी परिमिति हमारे पास आई थी, यहां से हम गए थे पहले साइड पे, पहले हम गए थे एरिया पे। एरिया का जिनको फॉर्मूला पता है डायगोनल के साथ क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला डायगोनल के साथ होता है, डायगोनल का स्क्वायर और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो उन्होंने 2 का स्क्वायर किया था 4, और 4 का आधा कर लिया था 2, तो उनका जो एरिया था वो भी क्या आ गया था, 2 आ गया था। यदि एरिया 2 आया था तो फिर एरिया से हम कहां पे गए थे, एरिया से हम गए थे साइड में।
यदि एरिया 2 है तो साइड होगी उसका रूट, मतलब √2। √2 को √2 से करोगे तो ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2 और ये भी √2। यहां से हमने एरिया निकाला, एरिया से हमने साइड निकाली और फिर यहां से हमने क्या निकाला था, यहां से हमने पेरीमीटर निकाला था। और पेरीमीटर क्या आएगा 4√2, 4 बार √2 तो पेरीमीटर क्या आ गया था 4√2। अब आपको पेरीमीटर निकालने का डायगोनल से जिसका विकर्ण दिया हो उसका एक बड़ा जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, किताबों में नहीं मिलेगा आपको, सीधा देखना। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, जब आपको डायगोनल दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, यदि विकर्ण आपके पास कुछ भी हो, विकर्ण आपके पास कुछ भी हो जो आपके पास 2 है, अब इस बात को ध्यान से सुनना, विकर्ण आपके पास कुछ भी हो, उस विकर्ण को यदि आप 2√2 से आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे तो आप सीधा पेरीमीटर पे पहुंचोगे। 2√2 से विकर्ण को गुणा करने पर किसके विकर्ण को, वर्ग के विकर्ण को, वर्ग के विकर्ण को 2√2, इस बात को समझ लो अच्छी तरह से। यदि हमने क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, और परिमाप के लिए हमने जाना है बाय शॉर्टकट, है ना, बाय बाईपास। तो बाईपास कैसे जाएंगे, बाईपास, है ना, ट्रैफिक से, शहर वाले ट्रैफिक से बचना है ना, तो हमें बाईपास निकल जाते हैं और जो ट्रैफिक में समय लगता है वो बच जाता है। तो अभी आपका समय बचाने वाला हूं क्योंकि बाईपास जाएंगे। परिमाप, है ना, तो परिमाप निकालने के लिए आपको दिया हुआ है विकर्ण, क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। तो विकर्ण से ना तो हमें एरिया पे जाने की जरूरत है, ना ही हमें साइड पे जाने की जरूरत है। आप सीधा विकर्ण को गुणा कीजिए किससे, 2√2 से, 2√2 से गुणा कीजिए, आप सीधा बाईपास पहुंचोगे। कहां से पहुंचोगे, बाईपास से, और सीधा पहुंच जाओगे आप परिमाप पे। देखिए आपको पता है इसका पेरीमीटर जो परिमाप है वो 4√2 हमने निकाला था, है ना, 4√2 निकाला था। तो आपको यदि विकर्ण दिया हुआ है 2, यदि आपको विकर्ण 2 है तो 2 को आप 2√2 से गुणा कीजिए, 2 को 2√2 से गुणा करके देखिए क्या हम 4√2 पे पहुंच रहे हैं। तो यदि हम सीधा ही पहुंच रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है, ठीक है। अब ये 2√2 की क्या कहानी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करके एक परिमाप का, और मतलब परिमाप निकालने का विकर्ण से रिलेशन बनाया सिर्फ, ठीक है। बीच में फॉर्मूला लगाया, उसको कवर किया, साइडों को निकाल दिया, और एक हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि जब भी विकर्ण दिया हो उसको 2√2 से गुणा करने पर क्या निकलता है, वो निकलता है उसका परिमाप निकलता है। तो वो क्या आ जाएगा 4√2। तो एक तो ये तरीका है यहाँ पे जाने का, एक तरीका हम अभी पहले 5-7 मिनट उसके ऊपर बात कर चुके हैं, एक वो तरीका है, ठीक है। अब यदि आपको 2 देके, ठीक है, यदि आपसे पूछा होता साइड कितने हैं तो फिर भी सीधी सी बात है, 2 दिया हुआ था, आप सीधा परिमाप पे पहुंच जाओ। परिमाप पे सीधा पहुंचोगे तो क्या आएगा, पता ही है, 2√2 से मल्टीप्लाई करनी है। यदि 2√2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप पहुंचोगे 4√2 पे, और 4√2 को 4 से भाग कर दोगे। 4√2 चारों साइडों का जोड़ है, यदि इसको आप 4 से भाग कर दोगे तो आप सीधा किस पे पहुंच जाओगे, साइड पे पहुंच जाओगे, है ना। और साइड पे पहुंच गए फिर एरिया आप जैसे मर्जी निकाल लो, साइड पता लग गया, इसका स्क्वायर ही तो करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया आ जाएगा। तो एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका 2 है। हमने पहले किया उल्टा, है ना, पहले हम सबसे पहले एरिया में गए, एरिया से साइड में गए, साइड से कहां गए, एरिया निकाला मैंने, एरिया से साइड निकाली, साइड से पेरीमीटर निकाला। विकर्ण से क्या किया, विकर्ण से एरिया निकाला, एरिया से साइड निकाली, साइड से पेरीमीटर निकाला। सेकंड ये आपको क्या बताया मैंने, यहां से मैं गया सीधा पेरीमीटर, पूछा तो पेरीमीटर पे जाऊंगा। पेरीमीटर से साइड में आना सौखा है, 4 से भाग कर देंगे तो किस में आ जाएंगे, साइड से आ जाएंगे, और साइड का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, एरिया होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके साथ का, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, है ना। पहला क्वेश्चन आसान था, क्यों आसान था, क्योंकि मैंने 2 रूट आपको लगा के दे दिया था साथ में, 5√2, है ना। तो यहाँ पे आपने सीधा बना दिया था, सर साइड 5 आएगी, है ना। तो साइड 5 आई, फिर 5 को 4 बार आपने मल्टीप्लाई किया, आपका क्या आया, पेरीमीटर आया। इसमें साइड 5 निकाली थी हमने,
क्योंकि a√2 है तो क्या आ जाएगी, साइड 5 आ जाएगी। ये सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर है। यदि इसका एरिया पूछा हुआ है तो एरिया क्या आएगा, यदि साइड 5 निकाली, साइड से एरिया में गए, मतलब कितना आया, 25 आया, है ना। तो 25 से फिर कहाँ गए, पेरीमीटर में, और पेरीमीटर कितना आया था इसका, 5 की 4 में गुना की क्या आया, 20 आया। ये आसान थी चीजें, क्योंकि डायगोनल आसान दिया हुआ था। तो पेपर में डायगोनल के साथ वो आपको √2 लगा के नहीं देता, कई बार क्या, मैक्सिमम बार नहीं देता। तो उस कंडीशन में फिर हम दुविधा में फंस जाते हैं, है ना, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब क्या करें, अब साइड निकालनी है। फिर हम, यदि हमें यहाँ पे सीधा 5 होता ना, तो फिर हम पाइथागोरस लगा के कई बार साइड निकालते हैं, तो काफी समय बर्बाद हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन में हम जाते हैं बाईपास। तो हमसे यदि मान लो इसका पेरीमीटर पूछा जाता, तो अब मैं साइड नहीं निकालूंगा, सीधा पेरीमीटर पे जाऊंगा। देखिए, पेरीमीटर मेरे से पूछा जाता तो मेरे को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि या तो पहले मैं उसकी साइड निकाल लूं, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करूं, पेरीमीटर में जाऊं। मैं डायगोनल से दिया क्या हुआ था आपको, डायगोनल मतलब विकर्ण आपको दिया हुआ था 5√2, और ये 3 चीजें हमने इसकी फाइंड की हैं। ये भी हमने ढूंढा है, ये भी हमने ढूंढा है, और ये भी हमने। लेकिन अब इन्हीं चीजों को ढूंढेंगे दूसरे मेथड से। सीधा पेरीमीटर पूछा हुआ है, आपको मैंने बताया जब भी आप डायगोनल को 2√2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई भी डायगोनल होगा किसका, स्क्वायर का, तो आप सीधा पेरीमीटर में ही जाओगे, सीधा पेरीमीटर पे जाओगे, कोई और चीज सोचने की आपको जरूरत नहीं है। और ये चीजें बेनिफिट कहां पे होगा इनका बेनिफिट हमें मिलेगा जब ये √2 आपको साथ में नहीं दिया हुआ। तो आप √2 को हमेशा ये नंबर याद रखना, 2√2। तो जब आप डायगोनल आपके पास 5√2 है, 5 वर्गमूल 2 है, तो 5 वर्गमूल 2 की जब आप 2 वर्गमूल 2 में गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा, सीधा आप पेरीमीटर में पहुंच जाओगे। गुणा कीजिए इनकी, √2 को √2 से करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, और 4 को 5 से करोगे 20 आएगा। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करने पर इस वर्गमूल में 2 इकट्ठे हो जाए तो 1 2 बाहर आ जाएगा, उस 2 का 2 में गुणा करोगे 4 आएगा, 4 को 5 से करोगे 20 आएगा, ठीक है। तो मेन हमारी चीज इसमें क्या है, ये वाली, कि डायगोनल को 2√2 से गुणा करने पर हम कहां पे पहुंच जाते हैं, हम सीधा पहुंच जाते हैं पेरीमीटर में। और ये चीज आपको किताबों में कम मिलेगी, ठीक है, कुछ अच्छी किताबों में मिल सकती है, नहीं तो स्कूल लेवल तक हमने ये बात नहीं पढ़ी हुई कि 2√2 से डायगोनल को मल्टीप्लाई करने में वर्ग का क्या रहता है, वर्ग का परिमाप आ जाता है, वर्ग की परिमिति आ जाती है। इसको परिमाप कह लो या क्या कह लो, परिमिति कह लो, ठीक है। और इसके बाद तो फिर हम कुछ मर्जी कर सकते हैं। साइड निकालनी है तो इसका 4 में भाग दे दोगे, 20 का 4 में भाग दे दोगे तो हम साइड पे पहुंच जाएंगे। देखो 20 का 4 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगी। साइड आ गई तो एरिया आप साइड से निकाल लो। साइड आपके पास 5 है तो 5 का स्केयर ही तो करना है, 5 का स्केयर क्या आ गया, 25 आ गया। मीन्स डायगोनल से या आप कोशिश करते हो साइड निकालने की या कोशिश करते हो एरिया निकालने की, दोनों के फॉर्मूले हैं आपके पास। साइड निकालते हो, फिर एरिया निकालते हो, फिर पेरीमीटर निकालते हो। यदि एरिया पूछा तो एरिया निकाल लोगे, है ना। चलो अब आगे एक इसका क्वेश्चन और लेते हैं और फिर देखते हैं आज हमने क्या क्या कर लिया आज की क्लास में। तो आज की क्लास में, चलो पहले हम ये बात करते हैं आज की क्लास में हमने क्या कर लिया। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा कि एक तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं, इसमें सारे एंगल क्या होते हैं, डायगोनल का साइड के साथ क्या रिलेशन है, एरिया, पेरीमीटर, है ना। सारा कुछ हमने इसका लगभग कर लिया। डायगोनल है जो इक्वल पार्ट्स में या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 7 साइड है तो ये क्या होगा, 7√2, ठीक है। और यदि ये 7√2 है, ये 7 होगा, ये 7 होगा। अब आप थोड़ा सा कम और करिए। यदि मैं आपको ये 7 देता हूँ, क्या देता हूँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप ये पूरी क्लास को रिवाइज कर लेना। जब भी आपको कभी भी क्वेश्चंस में, वर्ग के क्वेश्चन में कभी भी समस्या आ जाए ना, तो इस क्लास पे आना दोबारा से। इस क्लास में वर्ग की पूरी कहानी सुनाई है मैंने। पिछली क्लास में सुनाई थी मैंने आपको, किसकी कहानी सुनाई थी, किसका बेस बताया था, कौन सा कंसेप्ट समझाया था आपको मैंने कंसेप्ट समझाया था रेक्टेंगल का, है ना। तो आज मैंने आपको समझाया कौन सा कंसेप्ट, वर्ग का। वर्ग और आयत, इन दोनों का क्वेश्चन मिक्स होके आएगा आपको।
क्वेश्चन बनाने को जितना मर्जी हार्ड कर सकते हैं, लेकिन आज वाली बातें यदि सारी आपको पता है, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलर, तो अब आप इनके क्वेश्चन करके देखना, आपसे बनेंगे। और नहीं बनेंगे तो ये क्लास देखना दोबारा से, और सारा कुछ मैंने वर्क के बारे में इसमें बताया है। तो ये 7 है। अब चलो, अब इसका पेरीमीटर निकाल दो मेरे को, डायगोनल बता दो कितना होगा। तो आप बोलोगे 14√2। क्या बोलोगे? इसका डायगोनल आएगा 14√2। सॉरी, डायगोनल इसका पेरीमीटर क्या आएगा? इसका पेरीमीटर परिमाप क्या आएगा इसका? 14√2। सीधा बता दोगे भी सर 7 है, इसको 2√2 से तो मल्टीप्लाई करना है। पेरीमीटर यदि 7 है, डायगोनल यदि 7 है, तो डायगोनल की गुणा 2√2 में करने पे हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं? हम पहुंच जाते हैं पेरीमीटर पे, परिमाप में। तो डायगोनल 7 है, 7 की 2 में गुणा की 14, 14√2 आपका क्या आ गया? 14√2 आ गया आपका पेरीमीटर, मीन्स परिमाप आ गया, है ना। और यहां से यदि मैं पूछूं भुजा कितनी है, तो आपने इसका 4 में भाग कर देना है। तो ये क्या आ जाएगी? आपकी साइड आ जाएगी, है ना। साइड पूछी हुई आपसे भुजा कितनी है, तो इसका 4 में भाग करोगे, 14 का 4 में भाग करोगे, 14 का 3 में भाग किया 12, बचे 2 बचोगे तो क्या करोगे? 3 लगाओगे, है ना। 14 का यदि आप 4 में भाग करोगे 14√2 का, तो 4 को 14 से भाग करोगे तो 4 तिया 12, 4 तिये 12, 3 लगाया, 12 के बाद कितने बचे? 2 बचे। मैंने आज ही समझाया 4 की बात का, यदि 1 बचे तो 0.25 लगा दो, 2 बचे तो 0.50 लगा दो, मीन्स 0.5। तो 3.5√2 ये क्या आ जाएगी? इसकी साइड आ जाएगी 3.5√2। और एरिया निकालना है तो इसको 2 बार क्या करोगे? आप गुणा कर लोगे, या उसका गुणा ही कर लोगे एरिया के लिए। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 का क्या करना है? हाफ ही करना है। तो 49 का हाफ कर लो, चाहे इसको आप स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। तो ये था आज की हमारी क्लास का टॉपिक का कंसेप्ट था सारा वर्क का, ठीक है। तो ये थी सारी वर्क की क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चंस, स्क्वायर के, वर्क के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं इनके करेंगे, और फिर चलेंगे आगे। तो ठीक है, धन्यवाद सर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अब क्षेत्रमिति मेंसुरेशन की अगली क्लास में।